नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट VLSR SAM को लेके है। इसी साल की शुरुआत में ही DRDO की तरफ से VLSR SAM की 2 बैक टू बैक सफल परीक्षण को इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन से कंडक्ट किया गया था। अब VLSR SAM अस्त्र मिसाइल पर ही बेस्ड होने वाली और इसको आगे चल के बोथ इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में एक शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अब अस्त्र मिसाइल के ऊपर बेस्ड होने की वजह से इसकी डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाली है, क्योंकि आप सबको शायद पहले से ही पता होगा कि जब अस्त्र मिसाइल को डेवलप करना शुरू किया गया था तो सबसे पहले उसको ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से ही टेस्ट किया गया था, और अभी जो VLSR SAM होने वाला है उसको भी ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से ही फायर किया जाएगा। तो इसमें कुछ खास मॉडिफिकेशन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस ज़रूर किए जाएंगे। जैसे कि अभी इसमें एक थ्रस्टर को ऐड किया जाएगा जो कि मिसाइल को हाई जी मैन्यूवर्स को करने में मदद करने वाली है। और अभी बताया गया कि DRDO की तरफ से अभी इसकी एयरफोर्स वेरिएंट को तैयार करना अभी से शुरू किया जा चुका है। ये एक ट्रक माउंटेड मोबाइल सिस्टम होने वाली है जिसमें एक 4x6 ट्रक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें एक 4 सेल वाली कैनिस्टर बेस लॉन्चर मॉडल को इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें 360 डिग्री में एंगेज होने के लिए एडिशनल कंपोनेंट, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, डाटा लिंक सिस्टम और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जाएगा। साथ ही अभी आगे चल के इसकी एक और नेवल वर्जन को भी बनाया जाने वाला है जो कि प्योरली एक कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होने वाली है, और इसको जल्दी से ही DRDO की तरफ से इंडियन नेवी की वॉरशिप्स में टेस्ट करने का काम रखा गया है, और इसे आगे चल के हमारे बैरक 1 मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे हम किसी भी तरीके की इनकमिंग थ्रेट को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मिसाइल हो सकता है या फिर कोई एयरक्राफ्ट हो सकता है या फिर कोई ड्रोन भी हो सकता है, और ये उन सभी को काउंटर करने वाला है। अगला अपडेट HAL की तरफ से, और अभी पिछले कुछ दिनों से HAL अभी शायद ओवरड्राइव मोड में चल रहा है, क्योंकि पहले कभी भी हमने ऐसे खबर नहीं देखे थे कि HAL की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट को किसी फॉरेन कंट्री को ऑफर किया जा रहा है और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज को ऑफर किया जा रहा है। लेकिन अभी 2-3 दिनों के अंदर ही HAL की तरफ से रेगुलर बेसिस पर अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसमें HAL अपनी हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट और इवन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी अलग अलग देशों को ऑफर कर रहा है। कुछ देश सीधे तौर पर इनको खरीदने के लिए HAL के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं पर HAL की तरफ से अपने तरफ से अलग अलग टेंडर में पार्टिसिपेट करके अपनी एयरक्राफ्ट को ऑफर किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी HAL की तरफ से अपनी डोर्नो 228 एयरक्राफ्ट को US नेवी को ऑफर किया गया है। इससे पहले भी HAL की तरफ से अपनी तेजस की लिफ्ट वेरिएंट को US नेवी की कैरियर बेस्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट की टेंडर में ऑफर किया गया था, और अभी US नेवी की तरफ से फ्लोट किए गए एक और मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट की टेंडर में ही HAL की तरफ से अपनी डोर्नो 228 एयरक्राफ्ट को ऑफर किया जा रहा है। इस RFI के मुताबिक जिस भी एयरक्राफ्ट को US नेवी को ऑफर किया जाएगा उसकी मैक्सिमम स्पीड लगभग 195 किलोनॉट से ज्यादा होनी चाहिए, और इसकी मिनिमम सर्विस सेलिंग 20,000 फीट तक होना जरूरी है, और साथ ही इसकी जो एंड्योरेंस होने वाली है वो कम से कम 3.5 आवर तक होना चाहिए। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को लेके भी अलग अलग कंडीशन वहाँ पे रखे गए थे, लेकिन उन सभी में HAL की डोर्नो एयरक्राफ्ट मैच कर रहा है। ऐसे टोटल 61 एयरक्राफ्ट को अभी US नेवी की तरफ से खरीदने का प्लान किया गया है, और इनको आगे चल के वो मेनली ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनको US की मरीन, US नेवी के पायलट और कोस्ट गार्ड के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी US की तरफ से सेम रोल के लिए T-44 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाता है, और इनको अभी वो रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे हैं। अब दोनों एयरक्राफ्ट की बात करें तो इस टेंडर में ये सिलेक्ट होगा या नहीं होगा ये तो क्लियर नहीं है, क्योंकि US के पास लॉकहीड मार्टिन या बोइंग जैसे कंपनी मौजूद है जो कि इससे काफी बेहतर एयरक्राफ्ट को ऑफर कर सकते हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ये सब देख के काफी अच्छा लग रहा है कि HAL की तरफ से अभी ग्लोबली टेंडर में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया गया, जो कि पहले हमको कभी भी देखने को नहीं मिलता था, और हो सकता है आगे चल के हम एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट भी करना शुरू करने वाले हैं। अगला अपडेट C-295 एयरक्राफ्ट को लेके। इसके बारे में हम पहले भी पिछले 2-3 सालों से बातचीत करते आ रहे हैं कि भारत की तरफ से अभी C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए कोशिश किया जा रहा है, जिसको भारत प्राइमरीली अपने लाइट टू मीडियम वेट क्लास की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है।
नॉर्मली अभी हम लोग सेम रोल के लिए एवरो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिनको आगे चल के रिप्लेस कर दिया जाएगा। वैसे एवरो एयरक्राफ्ट की बात करें तो उनकी जो एयरफ्रेम है उसमें अभी काफ़ी सारा सर्विस लाइफ बचा हुआ है, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट की सर्विस इशू की वजह से इनको ज़्यादा टाइम ग्राउंडेड कंडीशन में रखना पड़ा था और इसी वजह से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। और अभी इनके एयरफ्रेम में काफ़ी सारा सर्विस लाइफ बचा हुआ है और एचएएल की तरफ से इनको अपग्रेड करने का भी प्लान किया गया था और इंडियन एयरफोर्स से एक प्रपोजल भी दिया गया था कि वो अभी इंडियन एयरफोर्स के एवरो एयरक्राफ्ट की फ्लीट को मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने वाले हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सीधे तौर पर इनको रिप्लेस करने का प्लान किया गया था। अभी इनको रिप्लेस करने के लिए 56 C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए एक प्रपोजल को दिया गया था, जिसे आज फाइनली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव कर दिया गया। इनको अभी मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 56 में से पहले 16 एयरक्राफ्ट को सीधे तौर पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की तरफ से हमको डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी बचे 40 एयरक्राफ्ट को भारत में टाटा कंसोर्टियम की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये डील साइन होने के 48 मंथ के अंदर ही इनकी डिलीवरी को शुरू कर दिया जाएगा। ये एक 5 से 10 टन क्लास का एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसमें एक इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को इंस्टॉल किया जाएगा। इससे हमारे एरोस्पेस सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम इस कैटेगरी की कोई भी एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर नहीं किए थे और इससे सीधे तौर पर अभी 3000 के आसपास और इनडायरेक्टली लगभग 3000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होने वाली है। अगला अपडेट गैस टरबाइन इंजिन को लेके। अब सबको पता होगा कि जितने भी बड़े वॉरशिप्स होते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं या कॉर्वेट जैसे शिप्स होते हैं, उनमें गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और नॉर्मली भारत के जितने भी मेजर वॉरशिप्स हैं वो सभी सोवियत या रशियन ओरिजिन वेसल है और उसमें मोस्टली रशियन ओरिजिन या सोवियत बिल्ड गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो गैस टरबाइन इंजन होते हैं उनको यूक्रेन की जोरिया मैस्पोक्रेट की तरफ से बनाया जाता है और सप्लाई किया जाता है और अब ये पूरी तरीके से यूक्रेन के अंडर आते हैं। नॉर्मली किसी भी रशियन ओरिजिन वेसल के लिए यूक्रेन अपनी तरफ से इंजन को सप्लाई करने के लिए राजी नहीं होता है, पर भारत के साथ अच्छे रिलेशन होने की वजह से यूक्रेन भारत के लिए बनाए जाने वाले रशियन तलवार क्लास के फ्रिगेट के लिए इंजन को सप्लाई करने के लिए राजी हो गया था। और अभी रशिया में जिन 2 वेसल को बनाया जा रहा है उनके लिए और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जाने वाले सेम क्लास की 2 फ्रिगेट के लिए भी यूक्रेन की तरफ से इंजन को सप्लाई करने का फैसला किया गया है। इसके लिए अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बीच और यूक्रेन की यूक्रोबोरोनोप्रोम के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया, जिसके अंदर वो इंडियन नेवी की फ्यूचर फ्रिगेट के लिए 2 M7S2 इंजन को सप्लाई करने वाले हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पहले इंजन को अगले साल के दिसंबर तक और दूसरी इंजन को 2023 की जुलाई तक भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। इसमें से हर एक इंजन लगभग 58,000 हॉर्स पावर को जनरेट कर सकता है और ये हमारे फ्रिगेट्स को लगभग 30 नॉट की स्पीड को हासिल करने की क्षमता देने वाले हैं। अगला अपडेट MRSAM को लेके है। MRSAM भारत और इजराइल के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है, जो कि एक मीडियम रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है और इसको लगभग 70 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसी भी एरियल टारगेट के साथ एंगेज होने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बीच में कुछ रिपोर्ट सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि भारत और चाइना के बीच चल रही तनाव के दौरान ही MRSAM को लिमिटेड नंबर में लद्दाख में डिप्लॉय किया गया था, लेकिन तब ऑफिशियली इनको इंडक्ट नहीं किया गया था। आज इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें यह बताया जा रहा कि कल ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स को MRSAM की पहली यूनिट को हैंडओवर किया जाएगा और इसे अभी राजस्थान में इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर करने का प्लान किया गया है। सबको पता होगा कि राजस्थान की भामा में हाईवे पर अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप को बनाने का प्लान किया गया था, यानी कि जरूरत पड़ने पर इनको एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए टेक ऑफ कराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसी अवसर पर वहां पर आज हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी गए हुए थे और साथ ही कल यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ भी मौजूद रहने वाले हैं और इसी अवसर पर ही MRSAM को ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर करने का प्लान किया गया है। MRSAM के शामिल होने के बाद हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने वाली है और ये आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एक मल्टीलेयर एयर डिफेंस नेटवर्क को बनाने में हमको काफ़ी मदद करने वाला है। वैसे कुछ ही दिनों के अंदर ही S-400 सिस्टम भी भारत को डिलीवर होने वाले हैं, जिसके बाद भारत की एयर डिफेंस नेटवर्क काफ़ी मजबूत होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।